नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे थे। वीडियो कुछ लेट हो गई है, बट आप परेशान मत होइए, टाइम पे सिलेबस पूरा करा देंगे, ये ऐसी मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, अब तक हम लोगों ने ईवीएस का पेडोलॉजी यानी कि शिक्षण शास्त्र पढ़ा। आप ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त शिक्षण शास्त्र में ज़्यादा कुछ नहीं आता, सिर्फ आएगा तो आपके स्किल पे आएगा, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। आज से हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी बुक्स। देखिए, एनसीईआरटी, पहली बात एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि ये यूपी टेट का एग्जाम नहीं है, ये आपका सी टेट का एग्जाम है। किसका? सी टेट का। तो ये कंप्लीट पूरा सिलेबस के अंदर से ही आता है। आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन लेंदी करके बड़ा करके परेशान करेगा, बट सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 की किताबों में जो चीजें रखी गई हैं, जो तथ्य रखे गए हैं, उसको हम समझते हैं। देखिए, अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप कक्षा 3 किताब पढ़िए, 4 पढ़िए, 5 पढ़िए और सभी तथ्यों को याद करिए। दूसरा, अब इसमें देखिए समस्या क्या होती है। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो सभी टॉपिक उड़ा उड़ा के दिया, जैसे कहीं पक्षी 3 में दे दिया, कुछ पक्षी का नाम, कुछ पक्षी का नाम 4 में, कुछ पक्षी का नाम 5 में, कुछ जानवर 3 में है, कुछ 4 में है, कुछ 5 में, कुछ व्यंजन 3 में है, कुछ 4 में, कुछ 5 में। तो ऐसे आप पूरा खिचड़ी हो जाता है। इसलिए हम लोग एनसीईआरटी के जो पूरे पूरे सिलेबस है, इसको 6 थीम्स में पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था? पर्यावरण पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि पूरे पर्यावरण को एनसीएफ ने 6 थीम्स में बांटा था। वो 6 थीम्स क्या क्या थे, जरा ये समझते हैं, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहला था परिवार एवं मित्र। ये पहला थीम्स था, परिवार एवं मित्र। दूसरा आपका था आवास। तीसरा आपका था भोजन। चौथा आपका था पानी या जल कह लीजिए। और पांचवा आपका था यात्रा। और छठा आपका था जो वस्तुएं हम बनाते और करते हैं। अब जरा इस चीज को गौर कीजिएगा। देखिए, जब आप एनसीईआरटी किताबों को पढ़ेंगे, पूरा यही हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं इन 6 पॉइंट से रिलेट करेगा। तो पूरी एनसीईआरटी किताब कक्षा 3, 4, 5 की इन्हीं 6 बिंदुओं पर, इन्हीं 6 थीम्स पे आधारित है। अगर इसको हमने पढ़ लिया तो हमारा पूरा पूरा ईवीएस तैयार हो जाएगा। 15 नंबर का यहाँ से और 15 नंबर जो हमने अभी पेडोलॉजी पढ़ा था उससे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, एक एक चीज को हम इसको कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। परिवार एवं मित्र में कुछ उप थीम्स बांटे गए थे। जैसे पहला है रिश्ते, रिश्ते के बाद है कार्य एवं खेल, फिर अगला था पौधे, और फिर था जानवर या पशु। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये हम पूरा पढ़ लेते हैं, रिश्तों के बारे में जानकारी, कार्य खेल के बारे में, पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में और नीचे के 5 बिंदुओं के बारे में, पूरा पूरा हमारा ईवीएस कवर हो जाएगा। अब आज से हम आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, पहली क्लास है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे। पहले इस पे चर्चा करेंगे, फिर इस पे, 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 ऐसे करते करते हम लास्ट टॉपिक को क्लियर जिस दिन कर देंगे, हमारा पूरा एनसीईआरटी किताब खत्म हो जाएगा। तीनों बुक का आप परेशान ना होइए, आपको परफेक्ट नोट्स मिलेगी। तीनों बुक का पॉइंट टू पॉइंट जो बिंदु जहां होना चाहिए सबको एक साथ करके अच्छे से आपको समझाएंगे, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 6 थीम्स में आज हम बात करेंगे पहले थीम्स पे, जो कि हमारा है परिवार एवं मित्र। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी किताब के अनुसार परिवार क्या होता है, पहले आप ये समझिए कि परिवार होता क्या है। ठीक है, वो मित्र उसी में आ जाएगा। परिवार क्या होता है? एनसीईआरटी किताब देखिए, परिवार सीधा सीधा कह रहा है कि परिवार सदस्यों का समूह है, सदस्यों का
समूह होता है, कौन से सदस्यों का समूह? जिनमें रक्त संबंध पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जिनमें रक्त संबंध पाया जाता है, या जो विवाह के बाद या विवाह से समूह बनता है, या विवाह के बाद जो परिवार से व्यक्ति जुड़ जाता है। देखिए, यानी कि परिवार ऐसे सदस्यों का समूह है जिनमें या तो रक्त संबंध पाया जाएगा और या तो विवाह के बाद वो परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे अगर एक पिता है तो उनके बेटे होंगे और बेटियां होंगी। जब बेटे बड़े होंगे तो जब शादी उनकी होगी तो जो बहुएं आएंगी वो भी परिवार का हिस्सा बन जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल परिभाषा है, परिवार क्या है? ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें रक्त संबंध पाया जाता है या जो वैवाहिक स्थिति या विवाह के बाद परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, सिंपल। अब बात समझिएगा। देखिए, परिवार के बारे में कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो कहां आता है? परिवार में। कहां आता है? परिवार में। और बच्चा परिवार में आते ही कुछ चीजें मम्मी से सीखेगा, कुछ पापा से, कुछ भैया से, कुछ भाभी से, कुछ चाचा से, कुछ चाची से। कहने का तात्पर्य है परिवार बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई है। सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई है। ये सवाल कई बार पूछा है कि सोशलाइजेशन की फर्स्ट जो बैरियर है या पहली इकाई जो है कौन सी है? वो परिवार है। परिवार बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई होती है। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चे की पहली शिक्षक या बच्चे का पहली जो टीचर होती है या टीचर जो होता है वो माँ होती है। इसके साथ साथ घर बच्चे का पहला स्कूल माना गया है। क्या माना गया है? घर बच्चे का पहला स्कूल माना गया है। तो परिवार संबंधित ये 3-4 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि भाई देखो, बच्चे का जन्म होता है वो परिवार में आता है, तो परिवार बच्चे का सामाजिकरण का पहली सीढ़ी मानी गई है या सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई परिवार को माना गया है। सबसे पहले बच्चा जो भी सीखता है, बोलना, कूदना, खेलना, हंसना, रोना, माँ से सीखता है, इसलिए माँ को प्रथम शिक्षिका कहा गया है। उसके साथ साथ बच्चे के घर को प्राथमिक स्कूल या पहला स्कूल माना गया है और जब वो विद्यालय में आता है वो द्वितीयक हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्कूल क्या माना गया? घर को। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर रहेगा। आइए आगे बात करते हैं। परिवार को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला आपका है एकल परिवार। एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होके समझिएगा। देखिए, एकल परिवार में माता, पिता और उनके अविवाहित बच्चे, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट बहुत जरूरी है, अविवाहित बच्चे। जैसे आपके माता हो गई, आपके पिताजी, और आप हो गए आपकी बहन। आपकी शादी नहीं हुई है तब तक, यानी कि एक ऐसी फैमिली जिसमें एक माता हो, एक पिता हो और बच्चे हो, उन बच्चों की शादी ना हुई हो, तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं एकल परिवार। ठीक है, बात करें एकल परिवार की तो आप ये देखेंगे कि एकल परिवार में बच्चा आत्मनिर्भर जल्दी हो जाता है, आत्मनिर्भर जल्दी हो जाता है, प्लस बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक जल्दी कार्य करने लगता है या स्वतंत्रता का अनुभव बच्चा जल्दी से कर लेता है या चीजों को जल्दी से सीख लेता है। इस परिवार की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि एक छोटा बच्चा आत्मनिर्भर जल्दी बन जाता है, उसके साथ साथ वो स्वतंत्रता का अनुभव बहुत जल्दी करने लगता है। लेकिन इस परिवार में या इस परिवार की एक बहुत बड़ी कमी क्या है कि सहयोग आपातकाल के समय सहयोग ऐसे परिवार से प्राप्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर पिताजी काम कर रहे हैं, वो बीमार हो गए, तो अगर वो जब तक बीमार रहेंगे तो घर में पैसे नहीं आएंगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बच्चे काम करते नहीं हैं, माँ घर संभालती है और पिताजी अगर निष्क्रिय हो गए तो ये परिवार का चलना दिक्कत हो जाता है।
तो एक खासियत है तो एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि सहयोग की भावना बच्चे में नहीं आ पाती, साथ ही साथ आपातकाल के दौरान कोई भी कार्य विभाजन या कह लीजिए कि कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो एकल परिवार मतलब माता पिता और उनके बच्चे। दूसरा दूसरा आपका आता है संयुक्त परिवार। अब जरा इसके बारे में गौर कीजिएगा। देखिए, अब देखिए संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बच्चे सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची और माता पिता, बच्चे, उन दादा दादी के जैसे 2-3 दादा हैं वो लोग भी, प्लस उसके साथ अगर चाचा 2-3 हैं वो भी, उनके बच्चे, सब के सब संयुक्त परिवार में आ जाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं या कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। इसमें केवल एक पीढ़ी और इसमें कई पीढ़ी। संयुक्त परिवार की खासियत यह है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्य विभाजन हो जाता है, किसी पर भी लोड नहीं आता, सब लोग अपना अपना कार्य विभाजन करके अच्छे तरीके से पूर्ण करते हैं। इस परिवार में बड़ों का अनुभव प्राप्त होता है और प्लस उनका संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, संरक्षण मतलब सुरक्षा, जो बड़े होते हैं वो परिवार की सुरक्षा भी करते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, अब बड़े परिवार की एक नुकसान क्या होता है। देखिए, जैसे बड़े परिवार का नुकसान ये है कि जो उनके बच्चे होते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई उनको सहायता देता रहता है, और जब सहायता देता है तो बच्चे जल्दी चीजों को सीख नहीं पाते, किसी की सहायता से ही करते हैं। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बाकी संयुक्त परिवार का पूरा लाभ ही लाभ है। ठीक है, तो अब देखिए, किसी किसी पुस्तक में आप पढ़ेंगे एक मिश्रित परिवार दिखाता है। कौन सा परिवार? मिश्रित परिवार। और इस परिवार में कहता है, मान लीजिए एक पिता है, उन्होंने 2 शादी कर ली तो 2 माताएं हो गई, या सौतेली माताएं आ गई, तो कुछ बच्चे इन माता से, कुछ बच्चे इन माता से। तो देखिए, मिश्रित परिवार की जो परिभाषा थी वो ये थी कि अगर मान लीजिए परिवार में एक आदमी 2 शादी कर लेता है तो पहली बीवी से कुछ बच्चे और दूसरी बीवी से कुछ बच्चे एक साथ रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं मिश्रित परिवार। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको परिवार मानने से इनकार कर दिया, इसलिए प्रेजेंट टाइम में हमें 2 प्रकार के परिवार पढ़ने हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक हमारा परिवार का जो था यहाँ पे क्लियर हो जाता है। परिवार संबंधित जितने सवाल थे या जितने टॉपिक्स आपको देखने थे मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, ये हो गया परिवार आपका। अब देखिए, समझिएगा बात को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, परिवार हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए लिखा इसमें है एवं मित्र। ये जो मित्र है, मित्र संबंधित एनसीईआरटी किताब में कहीं भी कोई जिक्र नहीं आया है और ना ही कोई विशेष टॉपिक दिया है कि मित्र कौन होता है या मित्र कैसे होते हैं, या मित्र संबंधित कोई टॉपिक नहीं है। तो परिवार पढ़ लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। अब इसके बाद ये हम ध्यान दीजिएगा, पहले थीम पे चल रहे हैं, पहले थीम के अब उप थीम पे चलते हैं जो कि हमारा है रिश्ते। रिश्ते, ये ध्यान दीजिएगा, रिश्ते कैसे, रिश्ते कौन से रिश्ते। अब देखिए, रिश्ते शब्द नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है कि भाई देखो, रिश्ते मतलब वो जैसे कि मामा हो गए, चाचा हो गए, पापा हो गए, ये रिश्ते हो गए, और सिंपल सी बात है, यही रिश्ता होता भी है। लेकिन किताब में हमारे कहाँ से सवाल आएगा, किस रिश्ते की बात कर रहा है, कौन से रिश्ते की बात कर रहा है, इन सबको छांटना बहुत टेढ़ी खीर है। अगर आप सभी किताबों को खंगालेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि रिश्ता क्या है, कहाँ से हम रिश्ता खोजें। आपको ये टॉपिक मिलेगा, थोड़ा बहुत ये टॉपिक मिलेगा, ये मिलेगा, बट रिश्ता कहाँ है, कौन सा रिश्ता। लेकिन बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो कुछ विशेष रिश्ते या कुछ विशेष नाम है अन्य राज्यों में जो हम रिश्तों को संबोधित करते हैं, और वही सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है। कौन कौन सा समझिएगा। देखिए, बहुत ही फेमस है केरल। देखिए, केरल में मलयालम भाषा में
रिश्तों के कुछ नाम हैं, उनको जरा हम समझते हैं। देखिए क्या नाम है। केरल में मलयालम भाषा में पिता यानी कि पापा को अप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्पा। एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा, कर्नाटक में भी और कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु यानी कि तमिल में भी अप्पा ही बोला जाता है। ये थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि ये सवाल पर पूछ लिया था तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। ध्यान दीजिए, केरल, ल से मलयालम, केरल में मलयालम भाषा में पिताजी को अप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्पा बोलते हैं। इसके साथ साथ मौसी, मौसी, कौन सी मौसी? अब आप कहेंगे माता को क्या कहते हैं? देखिए हमको वही देखना है जो हमारे बुक्स में है। मौसी, कौन सी मौसी? बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन, इसको बोलते हैं वलियम्मा। क्या बोलते हैं? वलियम्मा। वलियम्मा। अभी हम आपको याद कराते हैं। नानी, नानी यानी माँ की माँ को, माँ की माँ को क्या बोलते हैं? अम्मामू। अम्मामू। माँ की माँ को क्या बोलते हैं? अम्मामू। चिटप्पन, चाचा को क्या बोलते हैं? चिटप्पन। चिटप्पन। और चाची को बोलते हैं कुंजमा। क्या बोलते हैं? कुंजमा। अब जरा ध्यान समझिएगा, ध्यान से। केरल में मलयालम भाषा में पिताजी को बोलते हैं अप्पा। क्या बोलते हैं? अप्पा। अप्पा, नाम में पा छुपा है तो ध्यान दीजिएगा, अप्पा। ठीक है। मौसी, बड़ी माँ की बहन, मतलब बड़ी बहन माँ की, जैसे आपकी मम्मी की बड़ी बहन, मम्मी की बड़ी बहन। बड़ी से वली और अम्मा। आप ये भी तो कह सकते हैं, एक तरह सोचिए, अगर आपकी मम्मी की बड़ी बहन है तो एक तरह से आपकी बड़ी मम्मी लगी, हालांकि लगती नहीं है, मौसी लगती है, बट समझने के लिए तो सोच सकते हैं आप। अच्छा, मम्मी की बड़ी बहन है तो वली, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, वली अम्मा, वली अम्मा। ठीक है। तो वली अम्मा बोलते हैं मौसी को, माँ की बड़ी बहन। ऑप्शन में छोटी बहन रहेगा, गलती मत कीजिएगा। माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को केरल में वली अम्मा बोला जाता है। नानी को अम्मामू, अम्मा की जो माँ है, अम्मामू, अम्मा की जो माँ है उसे क्या कहते हैं? अम्मामू या नानी। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अम्मामू, अम्मा मामू की, मामू की जो अम्मा है उसे क्या बोलते हैं? नानी। सिंपल सी बात है, समझिए ना। देखिए ध्यान समझिएगा, एकदम ध्यान से। मौसी, केरल मलयालम भाषा में बड़ी माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा, जैसे कि बड़ी है अम्मा से, बड़ी है अम्मा से, तो वली अम्मा। मौसी को वली अम्मा, बड़ी मौसी मतलब बड़ी बहन को। नानी, अम्मामू, मामा के अम्मा को, मामा के अम्मा को क्या बोलते हैं? अम्मामू, यानी कि नानी को हम अम्मामू बोलते हैं। क्लियर। चाचा को चिटप्पन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, च से चाचा, च से चिटप्पन भी है। और चाची को कुंजमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंजमा। क्या बोलते हैं? कुंजमा। अगर आप जानते होंगे तो अनुज को छोटा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? छोटा। अच्छा, अम्मा से जो कुंज, अम्मा से जो छोटी है यानी कि चाची, सिंपल सी बात है। तो अम्मा से छोटी है चाची। ठीक है। तो इन बिंदुओं का ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, बार बार पूछता है, क्योंकि ये रिश्ते हैं, अलग राज्य में क्या नाम देते हैं, इसलिए आपसे पूछता है। ठीक है। आगे, लद्दाख, ध्यान दीजिएगा। लद्दाख में, लद्दाख की भाषा में ही पिता को बोलते हैं अब्बाले। क्या बोलते हैं? अब्बाले या अबाले, अब्बाले। माँ को बोलते हैं अम्माले, अम्माले। और दादा को बोलते हैं मेमेले। क्या बोलते हैं? मेमेले। देखिए इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। लद्दाख, ल से लद्दाख में ले, जहां पे ले वाला आने लगेगा उसे हम बोलते हैं लद्दाख में। तो आपसे पूछता है कि पिता को क्या बोलते हैं, तो सिंपल है, अब्बा ले। ये तो आपने सुना होगा, अब्बा, अम्मा, दादा को मेमेले। ठीक है। तो मेमेले दादा को,
पिता को अब्बा ले, माँ को अम्मा ले। कहाँ बोलते हैं? लद्दाख में। कहाँ बोलते हैं? लद्दाख में। एक छोटा सा बाकी रह गया है, महाराष्ट्र। ये तो बहुत फेमस है। महाराष्ट्र में माँ को क्या बोलते हैं? आई। आपने सुना होगा, बहुत बोलते हैं आई। और पिता को बोलते हैं बापू। तो पिता वाला तो आसान है, ये आई ध्यान रख रहिएगा। महाराष्ट्र में माँ को आई बोलते हैं, माता नहीं बोलते। आई आई आई, ठीक है, आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। महाराष्ट्र में माँ को आई। अगर आप देखिए, आपको याद हुआ, सोचिए, अम मामू किसको बोलते हैं? अम मामू, मामू की अम्मा नानी को, वली अम्मा, अम्मा से जो बड़ी हैं मौसी को। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये बात हो गई रिश्तों की। इसके अतिरिक्त आपको रिश्ते वाले टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ना है। और घबराइए नहीं, ये मत सोचिए कि बहुत तेज खत्म हो रहा है। अभी ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, तो हर चीज को एकदम आसानी से परफेक्ट तरीके से पढ़िए ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिश्तों के बाद अब हम चर्चा करते हैं खेल पे। किस पे? खेल पे। देखिए समझिएगा, पूरी एनसीईआरटी किताब में खेल के संदर्भ में कहीं भी हॉकी का जिक्र नहीं है, क्रिकेट का जिक्र नहीं है, लूडो का जिक्र नहीं है, किसी भी खेल का जिक्र नहीं है। जिस खेल का जिक्र है वहीं से प्रश्न पूछता है बार बार, उसके अतिरिक्त प्रश्न नहीं पूछा है। आपको विश्वास नहीं होगा तो ये क्लास पढ़ने के बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो अनावश्यक ना पढ़ के जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए समझते हैं खेल वाले टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। देखिए, खेल वाले टॉपिक से पहला क्वेश्चन बनता है, एक महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। इनका जरा नाम आप ध्यान रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ये महिला कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। एक बार पूछा था, क्या थे? हवलदार थे। ये वेट लिफ्टिंग करती है। अब ये वेट लिफ्टिंग क्या है जरा समझिएगा। वेट लिफ्टिंग मतलब होता है भार उठाना, और ये 130 किलोग्राम वेट उठा लेती हैं। ठीक है, 130 किलोग्राम में से उठा लेती हैं। 12 वर्ष की आयु से इन्होंने ये कार्य शुरू किया था और ये हमारे देश को 29 मेडल जिता चुकी हैं। सोचिए, एक महिला ने 29 मेडल भारत को जिताए हैं। कितने? 29 मेडल। तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक या एक वेटलिफ्टर हैं जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने 130 किलोग्राम वेट उठाने का अभ्यास या 130 किलोग्राम वेट उठाने में भारत को कुल 29 मेडल जिताए हैं या 29 मेडल दिए हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ 3 औरतों का जिक्र है आपकी बुक में, एक लीला, हीरा और ज्वाला। ठीक है, ज्वाला, हीरा और लीला ये मुंबई की फेमस कबड्डी प्लेयर हैं, इनका भी जिक्र आया है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखे रहिएगा कि कबड्डी के नाम, कबड्डी के कुछ स्थानीय नाम हैं, इन्हें अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल आया था। देखिए, इसका नाम है हुतुतु। क्या नाम है? हुतुतु। फिर है हाडुडू, हाडुडू। फिर है चेडुगुडू, चेडुगुडू। ठीक है, हुतुतु, हाडुडू, चेडुगुडू। ये कबड्डी के कुछ उपनाम है जो अन्य अन्य जगहों पे इसको इस नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने पहले थीम परिवार और मित्र को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने 2 बिंदुओं पर रिश्ते, कार्य और खेल पे चर्चा कर लिया है। कार्य के बारे में परेशान मत होइए, ये यहाँ पर भी है। सॉरी, जो लास्ट हमारा थीम था, जो चीजें हम बनाते हो करते हैं वहां पे आ जाएगा। तो ये कार्य और खेल हमारा समाप्त होता है, यानी कि पहले थीम में हमने 2 को कंफर्म कर लिया, 2 को क्लियर कर लिया। इतना उत्साहित मत होइए, इतना आसान भी नहीं है। हाँ, सिलेबस स्टार्ट हो गया है, जो आपके एग्जाम में आया है, जो आ सकता है पूरा पढ़ाएंगे, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, आपको अनावश्यक नहीं पढ़ाएंगे। समय के साथ पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा और आप अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए
अगली क्लास हम लोग पौधे या जानवर पर चर्चा करेंगे और मिलेंगे आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको चीजें परफेक्ट लगती हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।